आज के शो में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन में निजी बैंक अफसरान की तैनाती ज़बान-ए आम। निजी बैंकों के 4 अफसरान की डेपुटेशन पर भारी तनख्वाहों में तैनाती क्यों? आला ओहदों पर तैनातियों में कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जियों के पीछे कौन? चेयरमैन का ओहदा भी तनाज़ात का शिकार, फैसला साजों का कड़ा इम्तिहान। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूं आपके साथ सैफान खान। जब भी किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में कहीं पर मुबैना तौर पर बदनवानी होती है तो बेनकाब में हम उसको हाईलाइट करते हैं और मकसद सिर्फ यह होता है कि एक्सचेकर को अगर कोई नुकसान हो रहा है, यानी कौमी खजाने को अगर कोई मुबैना तौर पर नुकसान हो रहा है तो उसको हाईलाइट किया जा सके। हमने इस प्रोग्राम में कड़ी से कड़े ऐसे केसेस उठाए हैं जिसमें बिलखुसूस वो किरदार जो कि रेगुलेटर का बनता है, चाहे वो SECP हो जो कि तमाम जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं जो उनका गार्डियन कहलाता है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो जो डिपॉजिटर्स का गार्डियन कहलाता है, उनके किरदार पर हम बात करते रहते हैं। आज एक इंतहाई अहम इदारे पर हम बात करेंगे और वो इदारा है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, HBFC जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर रिसेंटली कुछ मुबैना तौर पर बेज़ाब्तिगियां हुई हैं और वो बेज़ाब्तिगियां किधर हुई हैं, किस अहम शोबों में हुई हैं, इसको इस प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे। मैं आपको बताता चलूं क्योंकि आज प्रोग्राम के अंदर HBFC के ओवरऑल कारकर्दगी पर, उसके रोल पर, मईशत में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तमाम पहराओं से उसकी गुफ्तगू भी होगी और इसके साथ साथ वहां पर होने वाली रिसेंट हायरिंग का तस्करा होगा और सब में अहम जो पोस्ट है चेयरमैन HBFC की, उधर की तैनाती पर जो तनाज़ात उठ रहे हैं उनको भी आज प्रोग्राम में हम बेनकाब करेंगे। स्टार्ट करते हुए जिस तरह मैंने कहा कि बात हायरिंग्स की होगी तो जो रिसेंट हायरिंग्स कुछ हुई हैं 4 अहम तरीन पोजीशंस पर और वो अहम तरीन पोजीशंस हैं EVPs की, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स की, और इन हायरिंग्स के अंदर ये हायरिंग्स हुई हैं डेपुटेशन पर। HBFC के अंदर 4 सीनियर अफसरान डेपुटेशन पर हायर हुए हैं और मैं उनकी सैलरी की तफसीलात भी आपको बताता चलूं। मिसाल के तौर पर जो अपने डेपुटेशन का मतलब ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर डेप्यूट किए गए इस इदारे में अपने पेरेंट बैंक से निकलकर एक EVP चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाए गए हैं, एक EVP हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एक EVP चीफ इंटरनल ऑडिटर, एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स नामजद हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिनका ओहदा पिछले उनके पेरेंट बैंक में 1.1 मिलियन था, 11 लाख रुपए, उनको तकरीबन 13 लाख रुपए माहाना पर भर्ती किया गया 2 साल के डेपुटेशन पे। इसी तरह हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है जिनकी पिछली तनख्वाह 9,05,000 थी तो उनको 10,85,000 रुपए में नया जो ओहदा उनको दिया गया, जो डेप्यूट उनको किया गया HBFC में। इसके अलावा चीफ इंटरनल ऑडिटर मिसाल के तौर पे जो कि पहले 8,45,000 में अपने पेरेंट बैंक में थे, उनकी डिप्यूटेशन हुई तकरीबन 10 लाख रुपए से ज्यादा में, तो तकरीबन 10 लाख से 13 लाख रुपए महीना तक के अंदर इन अफसरान को निजी बैंक से डिप्यूट किया गया 2 साल के लिए उस HBFC में जो कि माली तौर पर इस वक्त इंतहाई ज़बूहाली का शिकार है। खैर, अगर कोई लोग अच्छे आते हैं और उस बैंक को अच्छा करते हैं, उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं तो इसको हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन मुबैना तौर पर जिन कवानीन का जिक्र मैं करता जा रहा हूं प्रोग्राम में वो HBFC के अपने कवानीन है 2005 के HBFC सर्विस रूल्स 2005, जिन कवानीन के अंदर वाज़े तौर पर डेपुटेशन के हवाले से HBFC के इन कवानीन में लिखा गया कि जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि HBFC के अंदर कोई भी अपॉइंटमेंट जो है इस वक्त वो डेपुटेशन पर नहीं हो सकती। अगर एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको पढ़ के सुनाऊं तो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ये रूल्स 2005 कहते हैं कि HBFC वुड प्रॉमिस इट्स ओन ह्यूमन रिसोर्सेज इन अकॉर्डिंग विद इट्स ओन overall policy and appointment on deputation would not be made
यानी डेपुटेशन पर कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होगी, या तो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रमोट किया जाएगा इन अकॉर्डिंग्स विद इट्स ओवरऑल पॉलिसी, या फिर अगर हायरिंग होगी तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, डेपुटेशन पर कोई हायरिंग नहीं होगी। एचबीएफसी के कवानीन ये कहते हैं। मैं आपको ये जो अफसरान हायर हुए हैं इनकी पोस्टिंग्स, इनकी डिटेल्स पर भी जाऊंगा, और इसके साथ चेयरमैन के ओहदे पर भी जो तनाजात उठ रहे हैं वहां पर भी, और क्या मुजवजा कवानीन को फॉलो किया गया। मैंने एक अभी एचबीएफसी रूल्स दिखाए, मैं इसके आगे आपको और भी चीजें दिखाऊंगा। मैं ड्यूटी साथ चलूं, मेरे साथ जो पैनल आज मौजूद है, क्योंकि बात फाइनेंस सेक्टर पे हो रही है, बात एचबीएफसी की हो रही है, बात कवानीन की हो रही है। मेरे साथ साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब बैरिस्टर शहजाद अकबर इस्लामाबाद से मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक मुशीर खजाना, और सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब, साबिक वजीर खजाना और उस वक्त सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को हेड करते हैं। आप तीनों भी हमारे साथ, आप दोनों भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रोग्राम में। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आपकी तरफ आते हुए प्रोग्राम में डेपुटेशन पर, हायरिंग पर एक इदारे में, पब्लिक सेक्टर में पाबंदी है, और वहां डेपुटेशन पर हायरिंग्स हुई हैं 2 साल की। निजी बैंक से कुछ अफसरान को भर्ती किया गया बड़े ही हैवी पैकेज पे। क्या यह कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इस पर कोई नैब का ऑर्डिनेंस लागू होता है? बैरिस्टर साहब जी देखिए, ये डेपुटेशन पे वैसे एक जनरल तो मुख्तलिफ महकमों के अंदर दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग आते हैं, सरकारी मुलाजमीन भी डेपुटेशन पे आते हैं और उनको एडिशनल पेज भी मिलती हैं, ये प्रैक्टिस है। लेकिन ये जो एचबीएफसी का स्पेसिफिक कानून है उसके बारे में मुझे स्पेसिफिकली इल्म नहीं है, लेकिन अगर वो कानून में लिखा हुआ है कि वो नहीं आ सकते तो फिर एक इरेगुलरिटी हुई है। लेकिन ये रेगुलरिटी के नतीजे में देखना पड़ेगा कि अगर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट पास ऑन हुआ है उन लोगों को जिनके पास इख्तियार था और उन इख्तियार को मिसयूज़ करते हुए ये किया, तो फिर तो ये नैब का काबिल दस्तअंदाजी जुर्म बनेगा, वगरना इसमें नैब का ऑफेंस शायद ना बन सके। अच्छा, मतलब नैब का ऑफेंस उस सूरत में बनेगा अगर कानून की खिलाफ वर्जी एचबीएफसी के अपने कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो बनता है नैब का इस पे ऑफेंस। ये अपने कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ उनको कोई एलिमेंट दिखाना पड़ेगा इस चीज़ का जहाँ पे मिसयूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी हुई है। तो मिसयूज ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटी जो है वो उस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है कि जहाँ पे अगर हमें ये दिखाया जाए कि ए ने बी को भर्ती किया और या डेपुटेशन है, तो जिससे ए को भी फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ और बी को भी फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ, ये एक एनालिसिस ड्रॉ करना पड़ेगा। शॉर्ट ऑफ दैट, अगर ये एक इरेगुलरिटी है जिसके ऊपर सिर्फ शायद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो सके, क्राइम इस्टेब्लिश करने के लिए हमें एक इरेगुलरिटी से ज्यादा दिखाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज मैं बैरिस्टर साहब आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि एक चीज आपने क्लियर करी कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, इरेगुलरिटी उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ क्या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, क्योंकि पहले मैं वो ऐड दिखाने से पहले आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या पेपरा कवानीन के मुताबिक जब किसी ऑर्गेनाइजेशन अपने हायरिंग का ऐड देती है तो उसमें जो पोस्ट जिसके लिए ऐड दिया जा रहा है उसकी क्वालिफिकेशंस, जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, प्लस जो पैकेज उसमें दिया जाएगा वो भी अखबार में शाया करना जरूरी है पेपरा कवानीन के मुताबिक, या ये शर्त नहीं लागू होती? बैरिस्टर साहब नहीं, ये देखिए, जितनी पब्लिक सेक्टर में हायरिंग है उसके लिए जो आला असूल वज़ा किए गए हैं वो पेपरा के रूल्स हैं, और रिक्रूटमेंट जितनी भी होगी वो उन रूल्स के तहत होती है। उसमें ट्रांसपेरेंसी बड़ी लाजम शर्त है, जिसमें आप ओपन टेंडर्स करते हैं, ओपन इन्विटेशंस देते हैं, एड्स देते हैं जॉब्स के लिए, उसमें आप जितने केसेस आते हैं उनको कंसिडर करते हैं और फिर आप एक डिसीजन करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास पावर जो है डिस्क्रेशन की भी है, अगर आप डिस्क्रेशन को जुडिशियसली इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि मुनसिफाना तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे और मनचाहे लोगों का इंतखाब करेंगे, तो वो एक कानून के खिलाफ बात है, वो पेपरा रूल की वायलेशन है। पेपरा रूल की वायलेशन कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अच्छा, लेकिन ऐड में जिस तरह कह रहा हूं कि अगर जब उस पोस्ट का ऐड दिया जाएगा, प्रिंट ऐड दिया जाएगा, तो उसके अंदर सैलरी पैकेज भी मेंशन करना जरूरी है पेपरा कवानीन के मुताबिक, पेपरा रूल्स के मुताबिक। जो जॉब है उसका सैलरी पैकेज, जो रिम्यूनरेशन उसमें मिलेगी, सैलरी जी नहीं, रिम्यूनरेशन आपको मेंशन करना जरूरी नहीं है, वो आप डिस्कस भी कर सकते हैं, नेगोशिएट भी कर सकते हैं। कुछ इदारे इसलिए भी नहीं करना चाहेंगे अपनी सैलरी पैकेजेस कि उसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ सकती हैं जो कि इररेलेवेंट होगी, तो वो उस तरह से ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ पेपरा की, देखिए, एक चीज़ जो पेपरा रूल्स को समझने के लिए यहाँ ज़रूरी है वो ये है कि ये आला असूल हैं, इनको मद्देनज़र रखना होगा और इनकी स्पिरिट्स को फॉलो करना होगा। लेकिन ये अब हर इदारे का स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि वो उस इदारे के
किस हद तक पाबंद हैं पेपरा रूल्स को फॉलो करने के। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर के इदारे हैं तो पेपरा रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और कोई भी हायरिंग जो है वो कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। अगर वो रूल्स को वायलेट करके की गई है वो हायरिंग नल एंड वाइड हो जाएगी। लेकिन अगर वो हायरिंग में मैलाफाइडी है और कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी हुई है तो उस सूरत में फिर वो एक ऑफेंस भी बन जाएगा और नैब के भी कानून के तहत उसको देखा जा सकता है। एक और चीज वैसे साहब, क्योंकि कवानीन की बात हो रही है, तो अगर ये जो रिसेंट हायरिंग्स जो हुई है एचबीएफसी में, जिस पे हमने दो पहलुओं पे आपसे बात की अब तक, एक तो नैब कहां अप्लाई होता है, एक कवानीन जो अपने उनके हैं एचबीएफसी रूल्स, और दूसरा जो ऐड के हवाले से। इसमें एक और पहलू जो है वो ये है जी कि इस पर जो इंटरनल इनके सिस्टम है जिसके तहत ये कहा जाता है कि एक पूरा डिपार्टमेंट या पूरी कमेटी है जो कि सिलेक्शन करती है, इंटरव्यूज करती है, शॉर्टलिस्ट करती है कैंडिडेट्स को, और उस प्रोसीजर से गुजरने के बाद हायरिंग होती है। और ये इसमें कहा जा रहा है जी, क्योंकि ये बाकायदा नैब को भी शिकायत गई है कि इसमें इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, इस प्रोसीजर को छोड़ दिया गया। क्या ये नैब ऑर्डिनेंस के तहत सजा या ऑफेंस बनता है वैसे सर? देखिए, ये सारी वो चीज़ें जो शवायद मबनी हैं। अगर लेट्स सपोज एक प्रोसीजर लेड आउट है, एक कमेटी एक चीज़ का डिसीजन करती है, लेकिन अगर उस प्रोसीजर को उन्होंने छोड़ दिया तो ये इस चीज़ की तरफ निशानदेही ज़रूर करता है कि उस प्रोसीजर को फॉलो ना करने के पीछे शायद मिस यूज़ ऑफ पावर करना उनकी मंशा थी, उनकी इंटेंशन थी। लेकिन इन चीज़ों को एज होल देखना पड़ेगा कि क्यों की गई वो, ये रिक्वायरमेंट थी या एक गुड प्रैक्टिस के तौर पे उसको यूज कर रहे थे। अच्छा। जो इसके हेड हैं एचबीएफसी के, उनके पास क्या इख्तियार है हायरिंग का, तो ये तमाम चीज़ें ज़रूर उसमें आएंगी। क्योंकि अगर देखिए, एक केस की मैं आपको मिसाल यहाँ देता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब स्पीकर थे एक ज़माने में, तो उनके ऊपर यही मुकदमा चला था नैब का कि उन्होंने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की और जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको वायलेट करके उन्होंने डायरेक्ट भर्तियाँ की नेशनल असेंबली में, जो उनका मुकदमा चला और 7 साल वो जेल में भी रहे। तो ये तमाम चीज़ें नैब के कानून के अंदर देखी ज़रूर जा सकती हैं, लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है वो ये देखना होगा कि अगर आपके पास वो शवाहिद मौजूद है कि ये चीज़ एस्टैब्लिश की जा सके। ठीक है, मैं वैसे सब एक ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा। कुछ और शवाहिद या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट जो हम दिखा सकते हैं इस पर नाज़रीन को। एचबीएफसी पर आज प्रोग्राम हो रहा है डिटेल में, क्या मुबैना तौर पर बदनवानी हायरिंग्स के अंदर हुई है, चेयरमैन की अपॉइंटमेंट पर क्यों सवाल उठते हैं, कानून क्या कहता है, दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। अब तक देखते रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। एचबीएफसी पर आज गुफ्तगू हो रही है। क्या मुबैना तौर पर गैर कानूनी या फिर अपने कवानीन को फॉलो नहीं किया गया बाज अपॉइंटमेंट्स के अंदर एचबीएफसी की तरफ से? आज के प्रोग्राम में हम बेनकाब कर रहे हैं विद डॉक्यूमेंट्स। मैंने 4 इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जो हायरिंग्स हुई हैं रिसेंटली, उधर आपको दिखाया कि कहां खिलाफ वर्जियां मुबैना तौर पर पेपरा कवानीन की, एचबीएफसी रूल्स 2005 की और इसके अलावा और कवानीन की हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स से हम बात कर रहे हैं। मैं एचबीएफसी के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट पे आने लगा हूं, जो कि खुद डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जनाब सईद अहमद साहब हैं, और इनकी अपॉइंटमेंट को लेकर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने भी रिसेंटली आवाज उठाई थी। उस पर क्या हुआ, एचबीएफसी के सीईओ से भी उन्होंने, जो एमडी उनसे भी उन्होंने जवाब तलब किया था। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट है जिसके अंदर चेयरमैन की जो इस पर पोस्ट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर नंबर 1 पहला नाम जो है वो इस पर मिस्टर सईद अहमद डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है। सेनेटर सलीम वांडीवाला साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, साबिक वजीर खजाना हैं, और उसके साथ बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को तो आप सुन रहे हैं जो नैब से हमारे साथ मौजूद है, साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल। सलीम वांडीवाला साहब, आपकी नजर में, क्योंकि आप लोगों ने इस मामले को उठाया था, उसके बाद इस मामले का हुआ क्या सलीम वांडीवाला साहब? क्या डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक नहीं, इसका देखें, हमने भी यही कहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट है कि आप रेगुलेटर भी हैं और आप बोर्ड के ऊपर भी हैं, मगर हुआ ये कि एचबीएफसी को जितना पैसा दिया गया वो स्टेट बैंक से दिया गया। तो स्टेट बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम जिसको बेसिकली एचबीएफसी टेक्निकली इस वक्त इज ओन्ड बाय स्टेट बैंक। सही। तो स्टेट बैंक डिप्टी गवर्नर का लगाने का मकसद ये था कि क्योंकि इट इज नाउ प्रैक्टिकली ओन्ड बाय स्टेट बैंक, तो उनकी बोर्ड पे और उनका जो चेयरमैन होगा वो स्टेट बैंक का नॉमिनी होगा। जरूरी नहीं है कि सईद साहब हो, इट कैन बी एनीबडी फ्रॉम स्टेट बैंक। सही। तो ये स्टेट बैंक का मौकिफ ये आया था जिसपे हमने कहा कि अगर ये सिचुएशन है कि एचबीएफसी की ओनरशिप ही इस वक्त स्टेट बैंक के पास है,
तो फिर वी डोंट सी एनी रीजन व्हाई, मतलब आप ये कह लें कि HBFC इज नाउ पार्ट ऑफ स्टेट बैंक और ओन्ड बाय स्टेट बैंक। तो इसका मतलब सर फिर आप जो कहना चाह रहे हैं कि यू डोंट सी एनीथिंग, यानी फिर इसका मतलब ये है कि HBFC इज पार्ट ऑफ स्टेट बैंक, यानी इट्स अ सब्सिडियरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। आप ये मतलब इट इज एक्चुअली नॉट, बट जो इस वक्त एक्सपोजर है वो स्टेट बैंक का इतना ज्यादा है HBFC में कि उसकी अपना कोई एक्सपोजर नहीं रहा, अब स्टेट बैंक का ही उधर एक्सपोजर है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सेठ साहब आप खुद भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, आला ओहदों पर रह चुके हैं, देख चुके हैं, क्या आपके दौर में ऐसा था? और अगर इस दौर में ऐसा है तो इसकी वजह या बड़ी गलत है या सही है सलीम वाला साहब? नहीं, इसकी वजह ये है कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दौर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इट इज अ क्वेश्चन के हाउस बिल्डिंग फाइनेंस इज बैंकरप्ट। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्ट होती है और स्टेट बैंक उसको टेक्निकली अदरवाइज वो करता है, टेक ओवर कर लेता है, तो वो दो तरीकों से करता है, या तो उसको किसी में मर्ज कर देता है या उसमें पैसा डाल के, क्योंकि HBFC फेडरल गवर्नमेंट की 100% ओनरशिप रखता है, तो उसको उन्होंने कंटिन्यू किया एज एन ऑर्गेनाइजेशन। अदरवाइज HBFC को ये खत्म कर देते अगर ये ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते। सही कहते। अच्छा, इसमें से सेठ साहब जिस तरह आपने कहा बैंकरप्ट हो चुका है, रिसेंटली अब ये रिपोर्ट हुआ, बाकायदा नैब को भी कंप्लेन गई है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी कंप्लेन की है, और जगहों से इस पर फाइनेंस मिनिस्टर को भी कंप्लेन गई है। डेपुटेशन पे प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से इन्होंने हायरिंग्स की है और उनकी एक की सैलरी तकरीबन 1.3 मिलियन है, किसी की 1 मिलियन है, और डेपुटेशन पर हायरिंग HBFC के अपने कवानीन के खिलाफ है। वो खुद लिखते हैं कि नो वन कैन बी हायर्ड ऑन डेपुटेशन। तो ये इस सूरत हाल में जब एक बैंक बैंकरप्ट है, एक जगह बैंकरप्ट हो चुकी है, स्टेट बैंक ने उसको ऊपर से आ गया एक्सपोजर अपना बढ़ाया, उधर डेपुटेशन पे लाखों रुपए मिलियंस रुपीस सैलरीज के लोग हायर हो रहे हैं, वो भी डेपुटेशन के खिलाफ है कानून। इसकी मुझे नॉलेज नहीं है, ये मैं आपसे ही सुन रहा हूँ ना, ये इशू हमारे पास अभी तक कमेटी में आया है, बट अब आप क्योंकि इसका जिक्र कर रहे हैं तो हम इसको इंशाल्लाह बजट के बाद टेकअप करेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी नॉलेज हमें नहीं है। ठीक है, तो ये सर इंशाल्लाह आपसे उम्मीद है कि आप इस मामले को उठाएंगे। वैसे शहजाद अकबर साहब आपकी नजर में, क्योंकि सलीम वाले साहब ने जो बात की इस वक्त, और ये स्टेट बैंक एक्ट 1956 है जो मैं सामने सलीम साहब ने टेक्निकल उसके रीजंस बताएं क्यों है, लेकिन जो स्टेट बैंक का अपना एक्ट है 1956 का, वो ये कहता है जी कि द गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर शैल डिवोट देयर होल टाइम टू द अफेयर्स ऑफ द बैंक। इट फर्दर स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल होल्ड ऑफिस एज गवर्नर और डिप्टी गवर्नर हु इज अ डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ एनी अदर बैंक ऑफ और अ फाइनेंशियल कंसर्न और हैज एन interest as a shareholder in any other bank of financial concern. It further clarifies eligibility by stating that nothing in this clause shall apply where the governor or deputy governor is entrusted with additional duties. ये स्टेट बैंक एक्ट 1956 है। वैसे शहजाद अकबर साहब, ये आप इस लॉजिक को किस हद तक समझते हैं और क्या आपका लिहाज से कानून की इस पर खिलाफ वर्जी हो रही है या नहीं हो रही शहजाद अकबर साहब? देखिए, इसमें दो चीज़ें हमारी मद्देनजर रखनी पड़ेगी। अव्वल तो ये है कि जो अगर उनकी अपॉइंटमेंट की गई है, जैसे सेनेटर साहब फरमा रहे हैं कि अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और वो वाइंडिंग अप प्रोसीजर चल रहा है, उस सूरत में देखना पड़ेगा कि उनको किस मकसद के लिए लगाया गया है। अगर वो उसका मकसद जो रेगुलेटर का रोल अदा करना है तो फिर तो शायद कोई बात सामने नज़र आती है, लेकिन जो सूरत हाल है इस तरह की अपॉइंटमेंट जैसे कि HBFC की है, हाल ही में काफ़ी सारी केसेस आपने देखे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाए, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उनमें कुछ असूल वज़ा किए गए हैं इस तरह की अपॉइंटमेंट्स के लिए जो हायर अथॉरिटीज़ ने करनी है। उसमें केसेस थे, ओगरा में अपॉइंटमेंट का था चेयरमैन का, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का मामला था। तो उस वक्त भी एक साहब को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का चेयरमैन लगाया गया जो इनका खुद एक ब्रोकरेज हाउस था। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात की कि जो एक शख्स रेगुलेटर का रोल अदा करने जा रहा है, वो अगर उसका अपना ब्रोकरेज हाउस है तो ये एक बड़ी मायूसी बात लगती है। इसी तरह से OGDCR के केस में जो कॉम्पिटेंस ऑफ द कैंडिडेट थी जिनको चेयरमैन लगाया गया था, वो चैलेंज की गई। तो जो असूल वज़ा किया गया इन तमाम केसेस के बाद वो बड़ा सिंपल था कि ऐसे तमाम ओहदों के ऊपर जिन लोगों को लगाया जाएगा उनके एक तो हायर स्टैंडर्ड्स होंगे, सेकेंडली ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखा जाएगा। हेलो जी जी बोलिए, आप आवाज आ रही है जी साहब जी? ट्रांसपेरेंसी होगी, हायर स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखा जाएगा
और उसके बाद ही किसी चीज को लगाया जाएगा। लेकिन इसमें देखिए, अगर उनकी अपॉइंटमेंट ऐसी है तो उनको चैलेंज अदालत में भी किया जा सकता है। रिट ऑफ को वारंटो है, कोई भी शख्स ये रिट अदालत में फाइल कर सकता है कि ये हुकूमत बताए कि इनको किस तरह से क्लियर वायलेशन हो रही है स्टेट बैंक के अपने कानून की, कि डिप्टी जो गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक है एक फुल टाइम जॉब है, जबकि उनको एक एडिशनल जॉब में लगा दिया गया है। सर ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है शहजाद साहब, जो जिसका जिक्र अभी सलीम आने वाला साहब कह रहे थे, जिसका जवाब उनको स्टेट बैंक या फिर HBFC की तरफ से मिला है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने जब इस इशू को उठाया था कि ये मामला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं कि भाई अब क्योंकि जो है वो वहां पर हालात इतने खराब हो चुके हैं, बैंकरप्सी है, तो इसलिए स्टेट बैंक एक तरह से इंटरवीन करते हुए मामलात को खुद देख रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूं, जिस तरह मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, रिसेंट हायरिंग्स हुई हैं शाह साहब, तो उन हायरिंग्स में जो सिलेक्टेड बोर्ड है HBFC का, वो इंटरव्यूज नहीं करता कैंडिडेट से। कहा जाता है स्टेट बैंक से कुछ लोग मतलब कहां से आते हैं, क्योंकि इंटरव्यू सिलेक्शन बोर्ड नहीं कर रहा वहां पर, तो ज्यादा इंटरवेंशन से क्या कुछ यानी मामला चला कौन रहा है इस बैंक के, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर देखिए, अगर मामलात उसके खिलाफ खराब हैं, तो अगर ये एक कंपनी है उसको मामलात को ठीक करने के लिए अगर बैंक करप्ट हो चुका है तो उसके लिए कंपनी लॉ के अंदर बाकायदा एक मैकेनिज्म मौजूद है, उसको अपनाना चाहिए। अगर स्टेट बैंक का लॉ बड़ा क्लियरली कहता है कि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर किसी और ओहदे पे नहीं हो सकते, तो वो एक लॉ है, स्टैट्यूटरी लॉ है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। या तो उसको हटाने के लिए, उस लॉ को चेंज करने के लिए पहले उसमें अमेंडमेंट की जाए। अमेंडमेंट किए बगैर सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का जवाब बना के आप इस तरह की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, वो चैलेंजेबल है, अदालत में भी चैलेंज हो जाएगी और अदालत भी ऑर्डर जारी कर सकती है कि ये जो अपॉइंटमेंट है वो गैर कानूनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, यानी अगर कानून को चेंज किए बगैर ये अपॉइंटमेंट की गई है तो उसका मतलब ये खिलाफ कानून है और ये किसी वक्त भी चैलेंज हो सकती है। शायद अकबर साहब ये कह रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, ये को वारंटो की रेट होती है जो आप कोई भी शख्स किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं कि जो इस वक्त HBFC के चेयरमैन हैं वो ये अदालत को आके बताएं कि वो किस कानून के तहत अपने ओहदे पे विराजमान हैं, और फिर ये भी देखा जाएगा, उनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी अदालत देख सकती है कि किन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उनकी अपॉइंटमेंट की गई, और अगर वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लॉ के अगेंस्ट हैं तो फिर उनकी अपॉइंटमेंट को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है शाह साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा जिसके बाद कोशिश होगी कि सलमान शाह साहब भी हमारे साथ हों, साबिक मुशीर खजाना, और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लें। कुछ और डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि जो रिसेंट हायरिंग्स हुई है, क्या मुबैना तौर पर जो क्वालिफिकेशंस लिखी गई थी उनके बरखिलाफ लोग हायर किए गए, क्या उसमें बेज़ाब्तगी है या नहीं है। विल शो यू दैट विद डॉक्यूमेंट्स बेनकाब में इस ब्रेक के बाद। अब तक देखते रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में HBFC में होने वाली रीसेंट तैनातियों पर सवाल उठा रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और उसके साथ साथ जो चेयरमैन HBFC जो खुद डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक है सेनेटर सलीम आनेवाला साहब कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी में बुलाया, पूछा HBFC से, तो ये कहा गया कि इस वक्त क्योंकि स्टेट बैंक जो है इस वक्त बिल्कुल एक तरह से उसका एक्सपोजर HBFC बहुत बढ़ चुका है, HBFC बैंकरप्ट हो चुका है, इस वजह से उनको खुद अपना बंदा तैनात ऊपर करना पड़ा है। कवानीन इस पर क्या कहते हैं मैंने कानून के हिसाब से आपको बताया। मेरे साथ साबिक मुशीर खजाना, वजीर खजाना जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब भी लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया डॉक्टर साहब। मैं इससे पहले कि डॉक्टर साहब की तरफ भी आऊं, आगे बढ़ूं बात को, ये वो प्रिंट एड है, ये जरा गौर से देखें, जिस प्रिंट एड के अंदर इश्तिहार दिया गया था इन तमाम पोस्ट का जिनको डेप्यूटेशन पर खिलाफ कानून रखा गया। इसमें जिस तरह पोस्ट है चीफ IT ऑफिसर, चीफ ऑडिट ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, पहली पोस्ट ही आप देख लें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ही शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 10 years of experience। अब जो सीवीज इस पर हमें मिली है, जिन लोग हायर हुए हैं, जैसे मिसाल के तौर पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स कंप्लेंट्स वाले अगर हम पेज पर हैं, तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज अ MBA फाइनेंस, वो CA नहीं है जो बंदा हायर हुआ है डेप्यूटेशन पर 2 साल की। ही इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पोस्ट में लिखा गया अखबार में ऐड देते हुए। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो इस पद है वो IT डिपार्टमेंट के हेड हैं,
जो कि बेसिकली होना चाहिए था, जिसके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की डिग्री होती। ये वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनली कंप्लेन का हिस्सा है जो नैप को फॉरवर्ड हुई है, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ चीजें। फ्रॉम HR हेड पोजीशन, जो HR हेड पोजीशन है उसके लिए जिसको हायर किया गया वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर डिग्री रखते हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं। और इसी तरह जिस तरह मैंने बताया कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज MBA फाइनेंस, नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये वो इदारा है जिसमें जो बैंकरप्ट हो चुका है, जिसको स्टेट बैंक ने इंटरवीन करके अपना एक्सपोजर बढ़ाया हुआ है, जहां पे अपना डिप्टी गवर्नर को एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया हुआ है। वहां पर लोग 13-13 लाख 10-10 लाख रुपए महीना में डेपुटेशन पर अपने कवानीन के खिलाफ हायर हो रहे हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, सर क्या कहेंगे इस बात पर? पहले तो ये डिप्टी गवर्नर, कैन ही बी द चेयरमैन ऑफ HBFC? सलमान शाह साहब, ये हो सकता है? ये देखें, ये अगर तो HBFC बैंकरप्ट हो गई है और उसकी लिक्विडेशन हो रही है तो फिर रेगुलेटर उसको टेक ओवर कर लेता है और उसको लिक्विडेटर्स उसके अपॉइंट कर सकता है। लेकिन अगर उसको आपने एज अ गोइंग कंसर्न चलाना है और आप उसमें अपना एक बिजनेस प्लान लेके आते हैं जिसके तहत वो दोबारा से रिवाइव हो सकता है, तो फिर आपको एक प्रॉपर टीम जो कि उसको चला सके वो आपको लगानी पड़ेगी। और वो टीम जो है ऑब्वियसली आपको जो लोग ये काम कर सकते हैं उन्हीं को लगाएंगे आप। ये आप सिफारशी या इस किस्म के काम जो करेंगे तो फिर तो ये रिवाइव नहीं हो सकेगी। सो आई थिंक ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है। ये जो आपने बात की कि लिक्विडेट हो रहा हो, तो यानी अगर लिक्विडेट होगा तो पहले स्टेट बैंक ये नोटिफिकेशन जारी करेगा कि हम लिक्विडेट हो रहा है, ये क्योंकि बैंकरप्ट हो चुका है, लिक्विडेट कर रहे हैं, इसलिए अपनी मैनेजमेंट पोस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं है और ये कवानीन स्टेट बैंक एक्ट के तहत है जो आप बात कर रहे हैं शाह साहब? जी, ये आई थिंक स्टेट बैंक के पास पावर्स होती हैं। अच्छा। जिसके तहत वो टेक ओवर करके उसका लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं। तो अपॉइंट जो स्टेट बैंक करेगा कि ये इन करंट सर्कमस्टेंसेस तो दिया जाए। आपने सुना है कि लिक्विडेट हो रहा है बैंक? इस करंट सर्कमस्टेंसेस हम बात कर रहे हैं, आपने सुना है कि क्या लिक्विडेट कर रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं सुना ये, नहीं मैंने ये नहीं सुना कि लिक्विडेट हो रहा है। दूसरी चीज़ ये होती है कि क्या वो रीस्ट्रक्चर हो रहा है और उसको दोबारा से चलाने का इरादा है, तो फिर आपको एक बिजनेस प्लान के तहत उसकी रिवाइवल का प्लान बनाना पड़ेगा, जिसके तहत उसको स्टेट बैंक फिर चला नहीं सकता, क्योंकि फिर वो रेगुलेटर और स्टेट बैंक एज अ रेगुलेटर और मैनेजिंग इट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो वहाँ पे इनको फिर एक पूरी टीम अपॉइंट गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी जो कि ये इसको रिवाइव करेगी और इस ऑर्गेनाइजेशन को सही लाइंस पे चलाएगी। लेकिन अगर HBFC इतना ख़त्म हो चुका है और उसमें कई गवर्नमेंट्स ने HBFC को बड़े मिसयूज़ किया है और इसकी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री भी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त आप इसको इस तरह से रिवाइव कर सकते हैं कि जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो और सारे। लेकिन सलमान शाह साहब, आपने ये सिचुएशन आपने समझाई लिक्विडेशन वाली, तो फिर ये भी आपको मैं आपकी कथा कलामी करते हुए सवाल बड़ा सर समझना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि अगर लिक्विडेशन नहीं हो रही और उसके बावजूद डिप्टी गवर्नर इज द चेयरमैन ऑफ HBFC, तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, और अगर है, और क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और हर लिहाज से क्या ये सही है, दुरुस्त है ये इस वक्त सलमान शाह साहब? आई थिंक ये मुझे एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकता कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है या नहीं, बट अगर प्रोसीजर सही फॉलो किया जाए तो प्रॉपर लिक्विडेटर्स होने चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है। तो इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके अंदर एक प्रॉपर तरीके से लिक्विडेशन अगर करनी है तो प्रॉपर लिक्विडेशन हो, क्योंकि इस बैंक के पास कुछ एसेट्स भी होंगे, कोई बैड लोन्स को रिकवर करने की भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, कोई मर्जर्स का पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और यहाँ फिर इसको जैसे आपकी बात से तो ये लगता है कि स्टेट बैंक इसको रिवाइव करना चाहता है ताकि ये चलता रहे। तो अगर चलता भी रहना है इसको, तो फिर मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक को इसको खुद मैनेज नहीं करना चाहिए, स्टेट बैंक को इसकी मैनेजमेंट टीम अपॉइंट करनी चाहिए और वो बड़ी प्रोफेशनल टीम होनी चाहिए जो ये काम कर सकें। ये नहीं होना चाहिए कि इसमें फिर आप अपने क्रोनीज को या फेवरेट्स को लगा दें और इसको और नुकसान पहुंचाए पब्लिक पर्स को।
नहीं शाह साहब, मैं जिस तरह आपने कहा बड़ी आइडियल सिचुएशन है, लेकिन जो इस वक्त अपॉइंटेड है चेयरमैन, उनके बारे में कहा जाता है वो इसाकदार साहब के साथ भी उनकी वाबस्तगी रही है। मैं नहीं कहता जी कि प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होंगे, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस और बहुत अच्छे क्रेडेंशियल्स हैं, बहुत ठीक है, लेकिन ही हैज बीन एसोसिएटेड विद इसाकदार साहब आल्सो, क्योंकि वो इमरान खान साहब ने रिसेंटली अभी आवाज भी उठाई थी जब उन्होंने एहतजाजी तहरीक शुरू करी थी, और वही इस वक्त HBFC के चेयरमैन भी हैं, स्टेट बैंक के एक्टिंग डिप्टी गवर्नर भी हैं। अब ये तमाम चीजें तो ये तो शुबहात पैदा करते हैं, शकूक को शुबहात पैदा होते हैं ना, फजूल में हम बात कर रहे हैं इस बारे में, वरना हम नहीं कर रहे होते बात अगर ऐसी कोई चीज होती कि एक शख्स डिप्टी गवर्नर भी है, वो HBFC का चेयरमैन भी है, वो इसाकदार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर है इस मुल्क के, उनके साथ भी काम कर चुके हैं, खुद कहते हैं रह चुके हैं, तो ये डाउट क्रिएट होते हैं इस वक्त शाह साहब। आई थिंक इसमें दो इश्यूज हैं। एक इशू ये है कि क्या स्टेट बैंक ये कर सकता है, तो प्रॉब्ली यस ये कर सकते हैं क्योंकि स्टेट बैंक के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। दूसरा इशू आ जाता है कि क्या ये काम करना चाहिए इस तरीके से जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ना हो और जहाँ पे इस किस्म के इश्यूज हों, तो वहाँ पे आई थिंक ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए, और एक जैसे मैंने पहले कहा कि एक इंडिपेंडेंट टीम लगानी चाहिए विद मैंडेट के इसको टर्न अराउंड करे, और उसका प्रॉपर एक बिजनेस प्लान होना चाहिए जिसके तहत ये भी पता लगे कि हुकूमत इसको रिकैपिटलाइज करेगी, कितना करेगी, कैसे करेगी, और जो ये इस सूरत हाल में पहुंचा है तो उसके क्या रेमिफिकेशंस हैं, उसमें रिकवरीज कैसे होंगी, जो गलत लोन्स दिए गए हैं वो कैसे आइडेंटिफाई होंगे, उनको कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा। सो बहुत से इश्यूज हैं इसके अंदर जो कि करने चाहिए, गवर्नमेंट को बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से करने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है इन मामलों में वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है और ये इश्यूज कंटेंशियस इश्यूज बन जाते हैं जो कि फिर स्टेट बैंक की क्रेडिबिलिटी को हर्ट करते हैं। अच्छा शाह साहब, मुझे आपने जो बात की ट्रांसपेरेंसी की, जो हमने रिसेंट अभी आपको दिखा रहे हैं चीजें, जो डॉक्यूमेंट्स पे दिखाता चलूं, जो अपॉइंटमेंट लेटर्स भी अगर हम दिखा देंगे, डिपुटेशन पे हायरिंग्स हुई हैं अगेंस्ट HBFC सर्विस रूल्स 2005, जो उनके खुद कवानीन है, वो कहते हैं डिपुटेशन पे हायरिंग नहीं हो सकती, या तो प्रमोशन होगी या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, लेकिन उन कवानीन के खिलाफ हायरिंग्स हुई हैं और वो लोग जो है इस पर अपॉइंट जो डिप्यूट हुए हैं प्राइवेट बैंक से, और उनकी सैलरी सब मिलियंस में है, इस पर 1 मिलियन से ज्यादा ही है सबकी, 3-4 जो, और ये फिर ये खिलाफ कानून क्यों है? इसमें आई थिंक प्रोसेस को बिल्कुल अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। जो रूल्स हैं सेंट्रल बैंक के और जो रूल्स हैं अदारे के, उनको फॉलो भी करना चाहिए, और कोई अगर ऐसा रूल है जो आप समझते हैं कि ये दुश्वारी क्रिएट कर रहा है, तो उस रूल को फिर प्रॉपर तरीके से आप अमेंड करके आगे चल सकते हैं। और आपने अगर एडवर्टाइजमेंट्स दी हैं और उस एडवर्टाइजमेंट्स के मुताबिक आपको नहीं मिले लोग, तो फिर आप उसको सारी पॉलिसी को रिवाइज करके फ्रेश एडवर्टाइजमेंट्स भी दे सकते हैं, और क्वालिफिकेशंस जो हैं वो बोर्ड जो है वो उसको अप्रूव करे। पहली बात तो ये है कि इसका अब बोर्ड जो है वो क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं, बोर्ड एग्जिस्ट करता है, और बोर्ड जो है बोर्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन बोर्ड से अप्रूवल नहीं लिया गया इन हायरिंग्स के लिए। ये भी हमें पता है जी, खबर है कि बोर्ड एग्जिस्ट करता है, जिसको सिलेक्शन शॉर्टलिस्टिंग करनी थी कैंडिडेट्स की इन हायर प्रोफाइल पोजीशंस के लिए, उनको बाईपास किया गया है शाह साहब, बाईपास किया गया उनको इन हायरिंग्स के लिए। सो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान में आम तौर पे होती रहती हैं, लेकिन इनको मेरा ख्याल है किसी प्रोसेस के तहत करना चाहिए, और स्टेट बैंक का बहुत बड़ा रुतबा होता है और बहुत बड़ी इसकी क्रेडिबिलिटी होती है, और उसको हर्ट बिल्कुल किसी सूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट बैंक की क्रेडिबिलिटी जो है वो ही पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को चलाती है, फाइनेंशियल सिस्टम को चलाती है। तो उसमें इस किस्म की जब पॉइंट्स रेज होंगे तो आई थिंक वो पाकिस्तान के लिए बड़े नुकसानदेह होंगे। सो आई थिंक स्टेट बैंक को इमीडिएट इसका नोटिस लेना चाहिए, और स्टेट बैंक के अपने बोर्ड को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, और मेक श्योर करना चाहिए कि इसके प्रोसेस के मुताबिक काम हो, और इसमें जो भी इश्यूज आते हैं उनको एक प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया जाए। अच्छा, ये तो आपने स्टेट बैंक और हमारी भी इस पर तवक्को यही है कि गवर्नर स्टेट बैंक और जो इस पर मुअज़्ज़ज़ रेगुलेटर इस पर प्रोग्राम देख रहे हैं, इज्जत पाप गवर्नर स्टेट बैंक, वो तवक्को है जी नोटिस लें तमाम डिप्यूटेशन पे जो हायरिंग्स हुई अगेंस्ट द रूल्स। शहजाद साहब, आपकी तरफ आते हुए
नैब ऑफेंस आपने मुझे मुख्तलिफ हवालों से बताया, आपने कहा इन्वेस्टिगेशन इस पर हो सकती है, ये नैब इसको एज सुमोटो ले सकता है, नैब को रिटन एप्लीकेशन भी गई है, क्या हम तवक्को रखें कि नैब कैन टेक दिस इशू, ये टेक अप दिस इशू शहजाद अकबर साहब, और कब तक? देखिए, तो अब नैब के ऊपर मुनसर है, जैसे आपने पहले बताया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी रैब को चिट्ठी लिख चुकी है, तो इसका मतलब है नैब के पास कंप्लेंट तो चली गई है, तो अब तो सुओ मोटो जो कि इख्तियार है नैब के पास वो तो एक तरफ हो गया, अब तो नैब को उस कंप्लेंट के ऊपर एक्शन करना होगा। और अगर इस तरह से कोई मामला उनको नज़र आता है जहाँ पे जैसे होता है कि माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और अपॉइंटमेंट्स में क्लियर मैलाफाइडी नज़र आती है, फिर तो नैब का मामला बनेगा। लेकिन करंट नैब से तो मुझे इसकी कोई खास उम्मीद नहीं है कि इसमें कुछ नैब एक्शन करेगी। तो आपको लेकिन इसमें वही है कि करंट नैब से आपको कोई उम्मीद नहीं है कि इस पर कोई एक्शन करेगी, क्यों? क्योंकि इसमें कोई हाइब्स इन्वॉल्व है या फिर किसी और वजह से आप कह रहे हैं बात? देखिए, वो एक अलग बहस है, क्योंकि नैब जैसा जो इदारा होता है बड़ा इंडिपेंडेंट और उसके लिए जो लीडरशिप चाहिए होती है, बड़ी इंडिपेंडेंट लीडरशिप चाहिए होती है, जो कि मुझे करंट नैब में नज़र नहीं आती। आपके सामने देख लीजिए कि हालिया गवर्नमेंट के खिलाफ या इनके कितने भी आला अहदेदारों के खिलाफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने क्या एक्शन लिया। अब तो नैब बिल्कुल एक एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट जो कि बड़ी छोटी सतह पे कुछ डायरेक्टर्स को पकड़ लिया, कुछ डिप्टी डायरेक्टर्स को पकड़ लिया, कोई पटवारियों को पकड़ लिया, तहसीलदारों को, ये उस लेवल पे जा चुकी है। जो नैब बनाने की मंशा थी जिसके पीछे के इस तरह के बड़े बेज़ाब्तियों को और करप्शन के स्कैंडल्स को पकड़ेगी, उसके ऊपर तो नैब की कोई कार्रवाई हमें नज़र नहीं आती पिछले कुछ सालों में। तो उसी तनाजुर में मैं बात कर रहा हूँ कि ये मुझे नहीं नज़र नहीं आता कि नैब इसमें कुछ करेगा। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुओ मोटो वाला भी मामला कुछ नज़र नहीं आता, तो गवर्नमेंट को इसकी तरफ कुछ तवज्जो देनी चाहिए कि इतनी क्लियर वायलेशंस हो रही हैं। स्टेट बैंक का जो ऑर्डिनेंस एक्ट है उसके खिलाफ डिप्टी गवर्नर जो हैं वो इसके चेयरमैन बने हुए हैं, और फिर वो जो आगे दीगर डेपुटेशन के ऊपर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो वायलेशन ऑफ लॉ और रूल्स के अंदर है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट के सामने जानी चाहिए, या इसको कोई भी शहरी चैलेंज कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, फिर ये कोर्ट की सुरुकी के अंदर से भी आ सकता है। अच्छा, जिस स्टेट बैंक एक्ट का आप हवाला दे रहे हैं, मैं फिर नाज़रीन को दिखाता जाऊं, क्योंकि स्टेट बैंक एक्ट में वाज़ेह तौर पर 1956 का एक्ट है जो कहता है द गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर शैल डिवोट देयर होल टाइम टू द अफेयर्स ऑफ द बैंक। इट फर्दर स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल होल्ड ऑफिस एज गवर्नर, डिप्टी गवर्नर हु इज अ डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ एनी अदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब क्लियरली लिखा हुआ है जी कि किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और अगर बैंकरप्ट है इदारा, उधर ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि रेगुलेटर नोटिस लेगा। लेकिन शाह साहब, आपको जिस तरह आपने कहा नैब से तवक्को नहीं है, शाह साहब आपको है जी, नैब टेकअप करेगी या गवर्नमेंट खुद करेगी? लास्टली सलमान शाह साहब। आई थिंक ये तो अगर मिसडिमीनर्स हो रहे हैं तो डेफिनेटली नैब को इसको टेकअप करना चाहिए, लेकिन आई थिंक स्टेट बैंक को पर्सनली इसमें बोर्ड को इंटरवीन करना चाहिए, और अगर कोई चीज़ प्रोसेस के मुताबिक नहीं हुई है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और आपके साथ इस वक्त बैरिस्टर शहजाद साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सेनेटर सलीम वाडीवाला साहब का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शुरू करिए HBFC के कुछ अहम मामला, कानूनी क्या इस वक्त कानूनी पहलू हैं, कानून की क्या खिलाफ वर्जी हुई है, क्या मुबैना तौर पर एक इदारा जो बैंकरप्ट हो चुका है वहां पर इर्रेगुलर हायरिंग्स हुई हैं और उसका एक्सचेकर पर यानी मेरी और आपकी जेब पर, टैक्स पेयर पर नुकसान पड़ रहा है। आज हमने बेनकाब किया इस अहम पहलू को। फीडबैक लिखिएगा।